आज की वीडियो में मैं कोई 10-12 बातों को डिस्कस करूंगा जो कि हर बच्चे को पता होनी चाहिए जब वो सीए, एसीसीए या फिर सीएमए की क्वालिफिकेशन को ज्वाइन करे। तो सबसे पहली बात है डिफ़िकल्टी लेवल की। हर बच्चे का माइंडसेट ये होता है कि जो उसने एफएससी कर ली या उसने ग्रेजुएशन कर ली तो अब सीए की क्वालिफिकेशन में भी शायद उसी तरह का डिफ़िकल्टी लेवल होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अच्छा खासा है और आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन थी उसकी निस्बत तो ज़्यादा ही होगा। बट एक बात कंसिडर करने की ज़रूरत है यहाँ पर, चाहे आप प्री मेडिकल से हैं चाहे नॉन मेडिकल से हैं, मैथ रखी थी या बायो रखी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। यहाँ पर सबके लिए डिफ़िकल्टी लेवल सेम होगा। चाहे कोई टॉपर है या फिर कोई मीडियोकर स्टूडेंट है, सबके लिए डिफ़िकल्टी लेवल सेम होगा। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात है इंस्टेंट ग्रोथ की। हर बच्चे की ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द अपने सीए की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करे। उसका मानना ये होता है कि बाकी जो स्टूडेंट्स ने 3 साल लगाए तो मैं तो 1.5 साल में जनाब सीए एंटर कर लूँगा और उसके बाद आर्टिकलशिप मेरी स्टार्ट हो जाएगी और जल्द से जल्द विद इन आर्टिकलशिप मैं अपने आर्टिकल कंप्लीट करके जो जॉब मेरा इंतज़ार कर रही होगी और मेरी 5-10 लाख तक की सैलरी की कोई जॉब लग जाएगी और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर इंस्टेंट ग्रोथ का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर स्लो ग्रोथ का कंसेप्ट है, यानी आपको ग्रेजुअली सक्सेस मिलेगी। एज अ फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी कोई 1,40,000 से 1,50,000 के अराउंड ही सैलरी होगी और विद एक्सपीरियंस आपकी ये सैलरी बढ़ेगी। ये बात याद रखेंगे, इंस्टेंट ग्रोथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। तीसरी बात है यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी की। देखो, कंसिस्टेंट रहना सीए की यूँ समझ लें बुनियादी सी शर्त है। जिस तरह से आपने वर्कआउट में देखा होगा, जिम अगर कोई जाता है आप में से तो, बट सबको पता होता है कि वहाँ पर रेगुलर और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। एक मिसाल है कि एक बंदा अगर जिम जाता है सिर्फ 1 हफ्ते के लिए और वो 1 घंटा वहाँ वर्कआउट करता है, और एक दूसरा बंदा जो पूरा साल जिम जाता है और सिर्फ 10 मिनट के लिए, तो किसके मसल डेवलप करने के, किसके फैट लूज़ करने के जो हैं चांसेस ज़्यादा होंगे? उस बंदे के जिसने 1 हफ्ता लगाया सिर्फ और 1 घंटे के लिए जाता था जिम, या वो बंदा जो पूरा साल गया, साला साल उसने एक्सरसाइज की बट सिर्फ 10 मिनट के लिए? ऑब्वियसली वो बंदा जिसने साला साल मेहनत की बट सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सही, चूँकि वो कंसिस्टेंट रहा। बट जो 1 हफ्ते वाला था वो इनकंसिस्टेंट था। तो इस वजह से जिसने 1 साल लगाया बट सिर्फ 10 मिनट के लिए ही एक्सरसाइज करता था, उसके मसल डेवलप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। आप सीए में हूँ, एसीसीए में हूँ या फिर सीएमए में हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। नंबर 4 पे है फैमिली प्रेशर और फेलियर्स। यहाँ पर एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई बंदा ये सोच कर के आता है कि मैं जनाब सीए में चला जाऊँगा और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आपको फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, फाइनेंशली और इमोशनली, क्योंकि यहाँ पर फेलियर्स का सामना भी रहता है। ये आपको कोई 5-10% लोग ही मिलेंगे जो कि विदाउट एनी फेलियर वो अपना सीए क्वालिफाई कर गए, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ही होता है कि वो फेल हो कर करके पास करते हैं अपने एग्ज़ाम्स को। तो यहाँ पर एक बात याद रख के आएँ कि यहाँ पर आपको फेलियर्स का सामना रहेगा और हर दूसरी मंजिल पर हो सकता है कि फेलियर का सामना रहे। तो इसके लिए बददिल नहीं होना और अपने जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक एरियाज़ हैं, उन पे फोकस करना है और फिर दोबारा से लड़ना है। एक कुरान की आयत जो अभी मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि तुम हिम्मत ना हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ ना बुलाओ और तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो हरगिज़ तुम्हारे अमाल को कम और ज़ाया नहीं होने देगा। तो आई थिंक ये मोटिवेशनल एक वर्स थी, कुरानिक वर्स थी, जिससे आपको मोटिवेशन मिल सकती है। आप इसको कंसिडर करके आएँ कि यहाँ पर मुश्किलात आएंगी, फेलियर का सामना भी रहेगा, बट हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह पे भरोसा रखना है और इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये चौथा पॉइंट था, यानी आपने हिम्मत नहीं हारनी और कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना है। एक एवरेज स्टूडेंट, सीए में एवरेज स्टूडेंट भी पास कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, और कुछ कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी सीए को क्विट कर देते हैं। उसकी वजह ये है कंसिस्टेंसी और फेलियर्स को एक्सेप्ट करना। फेल हो गए तो ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है ये। फेलियर का सामना करना पड़ा तो वीक एरियाज़ पे फोकस करो और उनकी बेस पर आगे बढ़ो। ये है चीज़ है चौथी। 5वीं है टेक्नोलॉजी और चेंज को अडॉप्ट ना करना। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का शायद ये मानना होगा कि पेपर सिर्फ पास करने हैं और बस हमने एक दफ़ा क्वालिफाई कर लिया तो बस हम जनाब बहुत कामयाब सक्सेसफुल सीए हो गए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ
इन टच रहना पड़ता है। जैसे जैसे कि आजकल एक बहुत सारी हवा एक भरी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी फील्ड्स को रिप्लेस कर सकती है। देखो, एक बात याद रखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद किसी जॉब को, किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं करेगी। हाँ, वो लोग जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, वो उन लोगों को लाजमी तौर पर रिप्लेस कर देंगे जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं करते। तो ये याद रखें कि टेक्नोलॉजी का चेंज हो या फिर सिलेबस का चेंज हो, यानी कि टैक्स लाज स्टैंडर्ड वगैरह बदलते रहते हैं। आप आएंगे सेकंड लेवल, थर्ड लेवल में, तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड वगैरह भी और लाज क्या हैं, तो आपको पता चलेगा। तो उनके साथ इन टच रहना है, यानी कि डे टू डे अपनी नॉलेज को बूस्ट अप करते चले जाना है, अप टू डेट करते चले जाना है। देन आप एक सक्सेसफुल सीए बन सकेंगे। तो ये 5वां पॉइंट था। पॉइंट ये है कि पार्ट टाइम जॉब का कॉन्सेप्ट, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद वो सीए में आ गए तो इसको एज अ पार्ट टाइम स्टडीज़ के तौर पर भी ले सकते हैं। इसी गलत फहमी की बुनियाद पर लोग 2-2 3-3 फील्ड्स भी कर रहे होते हैं, साथ में बीकॉम कर रहे होते हैं, साथ सीए कर रहे होते हैं, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस कर रहे हैं और साथ सीए कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ ना करो। पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और साथ सीए कर रहे हो, ऐसा ना करो। ऐसा करोगे तो बीच में स्टक होकर रह जाओगे। ये एक फुल टाइम स्टडी है और इसको फुल टाइम स्टडी के तौर पर ही लेकर चलो। पार्ट टाइम जॉब करके और पार्ट टाइम स्टडीज़, ये बिल्कुल ही बेतुकी सी बात है। हाँ, यहाँ पर एक बात है कि सभी के फाइनेंशियल सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग खुद की अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने जो एक्सपेंडिचर हैं उनको मीटअप करने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो सुनो कि पार्ट टाइम जॉब ना करो, उससे बेहतर है कि तुम बैचलर में कोई डिग्री हासिल कर लो, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस जैसे है, इस तरह से मास्टर इन अकाउंटिंग फाइनेंस, उसमें डिग्री करो, साथ में पार्ट टाइम जॉब करो तो समझ आती है। बट सीए के साथ पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल ही ख़तरनाक सा काम है, तो ऐसा हरगिज़ ना करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों से बहुत आगे तरक्की है, तो आप कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप पार्ट टाइम जॉब को ले करके साथ सीए करें। और छठा पॉइंट है एज के हवाले से। आप ये देखें कि आपकी एज क्या है। एक स्टूडेंट ने मुझे कॉन्टेक्ट किया जो कि 30 ईयर्स का था, ही वॉज मैरिड और उसने पहले यूएई में जॉब की, तो बीकॉम उसका बीच में स्टक हो गया, जिसकी वजह से वो अब सोच रहा है कि सीए या फिर एसीसीए ज्वाइन करे। तो मैंने उसको मशवरा दिया कि तुम एसीसीए ज्वाइन करो, क्योंकि वो एसीसीए थोड़ा सा सीए के कंपैरिजन में इजी होता है, तो तुम जल्दी कर लोगे। बट सीए को 30 ईयर्स की एज से स्टार्ट करना ज़ीरो से, तो मेरे ख्याल में ये एक सेंसिबल अप्रोच नहीं है। बिकॉज आपके 6 साल तो मस्ट लगने हैं सीए में, याद रखो 6 साल मस्ट लगने हैं, और अगर फेल होते रहोगे तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, 7-8 साल भी लग जाते हैं। तो एज को देख कर के आओ। पर हाँ, जैसे कि कहा जाता है कि एज एक नंबर है, तो अगर आपका ये मानना है तो ज़रूर कंसिडर करें इस क्वालिफ़िकेशन को। आप जिस भी एज पे करना चाहें कर सकते हैं। इंडिया में और पाकिस्तान में कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने 60 ईयर्स की एज में भी सीए क्वालिफाई किया, 50 ईयर्स की एज में भी सीए क्वालिफाई किया। तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आर यू ओके विद दिस एज। और 7वें नंबर पे है अकेडमीज़ और हॉस्टल्स की सिलेक्शन। देखो, एक अच्छा इंस्ट्रक्टर, एक अच्छी एकेडमी ही आपको राइट डायरेक्शन में तैयारी करवाएगी। तो आप सीनियर से मशवरा करें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट बेस्ट हैं और कौन कौन से टीचर बेस्ट हैं। तो आपको फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे सीए के ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पर टीचर्स की प्रमोशन हो रही होती है, तो आप वहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से टीचर के रिव्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप बेस्ट टीचर की सिलेक्शन करें, बेस्ट इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन करें, और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर आप घर में नहीं रहते, किसी हॉस्टल को ज्वाइन करते हैं, तो याद रखें तो हॉस्टल के जो रूममेट्स हैं आपके, वो सपोर्टिव हों, वो टॉक्सिक ना हों। बिकॉज़ मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा कि मैंने मैट्रिक के बाद हॉस्टल ज्वाइन किया, तो एक अच्छा जो रूममेट है वही आपको प्रोडक्टिव बना सकता है, एक अच्छा इंसान बना सकता है। बट टॉक्सिक लोगों के साथ मिल करके आप मज़ीद टॉक्सिक होते चले जाएंगे और आपकी स्टडीज़ भी डिस्टर्ब होंगी और आपकी जो मेंटल स्टेट है वो भी डिस्टर्ब होगी। और 8वें नंबर पर है टीचर कंसल्टेंसी, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट में अगर कहीं स्टक हो गए तो टीचर से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपका फ़लाँ एरिया वीक है, तो इसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, आपको इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। टीचर जानते हैं कि जो स्टूडेंट जिस एरिया में वीक है, अगर वो वाकई में उससे में थोड़ा ज़्यादा ही वीक है, तो उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो टीचर कंसल्टेंसी बहुत अहमियत के हामिल है। और नंबर 9 पे है लेम टारगेट। आपने MD कैट दिया, वहाँ फेल हो गए, तो लक आजमाने के लिए अगर आ गए तो बिल्कुल ही गलती कर बैठे हो। अभी आप मुझे भी टारगेट कर सकते हैं कि जनाब आप कभी तो MD कैट में नहीं हुआ, इस वजह से आप CA में आए, बट मैंने किस्तें जला दी थी, मैंने वापसी के रास्ते नहीं रखे। ये और बात है कि मेरी किसी जो टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, तो मैंने सब किस्तें जला दी। मैंने ये बिल्कुल ही माइंड में क्लियर कर दिया कि मैंने कोई और क्वालिफ़िकेशन की तरफ नहीं जाना, सिर्फ CA पे ही फोकस करना है।
तो लेम टारगेट नहीं है, बल्कि ये डेडिकेटेड एक विल पावर के साथ मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एक डेडिकेटेड बंदा और जिसकी एक विल पावर स्ट्रांग हो, वही इस फील्ड को कर सकता है। और अगर लेम टारगेट के तौर पे इसको चुनता है कि चलो वो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। वो भी नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। तो इसको लेम टारगेट के तौर पर ना लेकर चलें, बल्कि डेडिकेशन के साथ लेकर चलें। और 10वां है वर्किंग आवर्स। देखो, आपने सी एंटर कर लिया, उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी 3.5 साल की। वो 3.5 साल की ड्यूरेशन बेसिकली मुश्किल तरीन फेज़ समझा जाता है पूरे सीए का, क्योंकि वहाँ सुबह आपको 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, कभी 8 बजे तक, कभी 9 बजे तक एक्स्ट्रा आवर्स भी होते हैं। तो उस लम्हे तक, इस टाइम ड्यूरेशन तक आपको काम करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप घर जाएंगे या फिर हॉस्टल जाएंगे, तो वहाँ पर आपको अपने फाइनल लेवल के जो पेपर्स हैं उनकी तैयारी करनी होगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से मैनेज किया जाएगा टाइम को। तो वो मुश्किल फेज़ समझा जाता है कि हम सारा दिन 8-9 घंटे की आर्टिकलशिप करें और उसके बाद पढ़ाई को कैसे मैनेज करेंगे। तो यही मुश्किल फेज़ है। तो आप अगर तो लॉन्ग आवर्स स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते और स्टडीज़ को छोड़ें, उसके बाद जब जॉब होगी तो भी आपकी 8-8, 9-9, 10-10 घंटे की जॉब होगी। अगर तो आप लॉन्ग जो वर्किंग आवर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस फील्ड में हर किस ना आए, क्योंकि यहाँ पर सुकून नहीं होगा। सुकून, जैसे कि किसी लेजेंड ने कहा था कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो वाकई में यहाँ पर बिल्कुल सुकून नहीं है। तो ये बात माइंड में रख के आएँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होगी, इवन के आफ्टर स्टडीज़ भी, जॉब करते समय भी। और 11वां है फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत है। कभी पासिंग रेशो जो है 5%, कभी 10%, कभी 15%, कभी 8%, इतनी रहती है। ये भी मैंने खुदा के खौफ से कहा है, पासिंग रेशो इससे कम ही रहती है। तो यहाँ पर चूँकि अनसर्टेनिटी है कोर्स में, तो याद रखें आपको बारहा फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। बट वही बात की हिम्मत नहीं हारनी और फिर से लड़ना शुरू कर देना है। गेट रेडी टू फाइट और इंशाल्लाह आप पेपर को क्रैक कर जाएंगे। 12वां है मैथमेटिक्स फोबिया, मैथ फोबिया भी जिसको कहते हैं, कि नंबर के साथ ना मुझे दुश्मनी है, नंबर से नफ़रत है। अगर तो ये वाली चीज़ आपके साथ है तो आप हरगिज़ इस फील्ड को ज्वाइन ना करें, क्योंकि यहाँ पर 70 to 80% जो सिलेबस है वो अकाउंटिंग का है। मैथ, प्योर मैथ नहीं है, जैसे अलजबरा वगैरह और कैलकुलस वगैरह नहीं है, बट बेसिक मैथ यूज़ हो करके नंबर्स की यहाँ पर ज़्यादा बात है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये बात याद रख के आएँ कि आपको मैथ फोबिया तो नहीं है, आपको नंबर के साथ नफ़रत तो नहीं है। अगर तो आपको नंबर पसंद नहीं तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है, तो आप फिर इस फील्ड से दूर ही रहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है लर्न टू लव योर सेल्फ। ये पॉइंट ऐसा है कि जब भी बंदा फेल हो, खुद को डाउन फील ना करवाए। यानी कि जब हम कामयाब होते हैं तो खुद को कंग्रेचुलेशन देने का कितना मन करता है, उस वक्त हमें अपने खुद पर प्राउड भी होता है। बट जब हम फेल होते हैं तो दूसरे तो तानो तशनी करते ही हैं, तो दूसरे तो लान तान करते ही हैं, वो तो ताने देते ही हैं, बट हम खुद पर भी ऐसे ही जुल्म करते हैं और ख़ुद को ही कोसते रहते हैं कि देखो तुमसे कुछ नहीं होगा और तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। ये बात याद रखो कि ख़ुद से मोहब्बत करना सीखो, तभी कोई आपको एक राइट पर्सन मिलेगा जो कि आपसे मोहब्बत करेगा। आप खुद को मोहब्बत नहीं कर पा रहे, यानी कि जब आप कामयाब हुए तब तो आपने खुशी से कह दिया कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। बट जब फेल हुए तो आपने अपना ही साथ देना छोड़ दिया, तो दूसरे कहाँ साथ देंगे आपका। तो ख़ुद से मोहब्बत करना सीखें, फर्स्ट चीज़ है। इस पॉइंट को मुझे पहले नंबर पर रखना चाहिए, बट मैंने आखिर पे इसलिए कहा कि स्टूडेंट जो हैं इस बात को ज़रूर इस पे फोकस करें कि ख़ुद से मोहब्बत करना सीखें। आई नो कि जब बंदा फेल होता है, क्योंकि मैं भी काफ़ी दफ़ा फेल रहा, MD कैट में स्पेशली बहुत ज़्यादा रहा, और CA में भी कुछ रहते हैं फेलियर, तो वो इंशाल्लाह मैं जर्नी अपनी शेयर करूँगा जब मेरा CA एंटर होगा। तो मैं अपनी फाउंडेशन और CA एंटर की जो जर्नी है उसको बताऊँगा। बट मुझे भी फेलियर का सामना रहा, बट इट वाज़ अ वेरी बैड फीलिंग फॉर मी, मुझे भी अंदाज़ा है इस बात का। बट ख़ुद को मोहब्बत करना नहीं छोड़ा। आप भी खुद से मोहब्बत कीजिए। पास हूँ तो भी खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे फ़ख्र कीजिए। बट अगर फेल हूँ तो दूसरों की तरह वाला, गैरों वाला रवैया ना अपनाना शुरू कर दें अपने साथ और ख़ुद से नफ़रत कर बैठें। ऐसा हरगिज़ ना करें। खुद से मोहब्बत करना सीखें। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।